अगले रोज़ इमरान बिलाजरी राज महल में गया और हस्ब मामूल निज़ाम ओरेज़ी और कासिम बल्खी को नाश्ता दिया। उसे पता चला कि राजा जयपाल वापस आ गया है। थोड़ी ही देर बाद राजा ने उन दोनों कैदियों को अपने पास बुला ली। उन्होंने इमरान बिलाजरी की हिदायत के मुताबिक राजा जयपाल को महमूद गजनवी की जंगी चालों के मुतालिक बेबुनियाद बातें बताईं और ये भी कहा कि वो राजा की फ़ौज को अमली तौर पर ये चालें सिखाएंगे और इसका तोड़ भी सिखाएंगे, लेकिन इसकी शर्त यह है कि उन्हें कैद से बेशक रिहाई ना भी दी जाए तो उनके सिर्फ संतरी हटा दिए जाएं, ताकि उनकी कैद का तस्वर ख़त्म हो जाए और वो जहनी तौर पर तरोताज़ा हो जाएं। उन्होंने राजा पर ऐसा एतमाद पैदा कर लिया कि राजा ने उसी वक्त उनके कमरे के पर पहरा देने वाले संतरियों को हटा देने का हुक्म दिया। निज़ाम ओरेज़ी और कासिम बल्खी वापस अपने कमरे में आए तो उन्होंने इमरान बिलाजरी को ये खबर सुनाई कि राजा जयपाल को इत्तला मिली है कि सुबुक्तगीन वफ़ात पा गया है और अब उसका बेटा सुल्तान महमूद सुल्तान है। उन्होंने ये भी बताया कि राजा की बातों से मालूम होता था कि वो बहुत जल्द गज़नी पर हमला करेगा, क्योंकि वो बहुत खुश है कि सुल्तान सुबुक्तगी मर गया है और उसे ये तवक्को है कि वो महमूद को आसानी से शिकस्त दे सकेगा। इस खबर ने इन तीनों को परेशान कर दिया था। वो सोचने लगे कि सुबुक्तगीन की वफ़ात का गज़नी की फ़ौजी क़यादत पर क्या असर पड़ेगा। अब ये ज़रूरी हो गया था कि कैद से फ़ौरन फ़रार होकर गज़नी पहुँचा जाए और सुल्तान महमूद को राजा जयपाल के अज़ाइम और उसकी जंगी ताकत से आगाह किया। इमरान बिलाजरी ने उन्हें रशी के मुतालिक बता दिया कि ये हिंदू लड़की उसे जान दिल से चाहती है और उसके लिए इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार थी, मगर पंडितों ने उसे इंसानी कुर्बानी के लिए मुंतखब कर लिया है। बिलाजरी ने उन्हें यह भी बता दिया कि वो इन दोनों को लाहौर से निकाल देगा, लेकिन इस लड़की को भी पंडितों के चुंगल से आज़ाद कराएगा, क्योंकि वो इसे भी अपना फ़र्ज़ और चैलेंज समझता था। कमरे के संतरी हटाए जा चुके थे। इमरान बिलाजरी ने उसी रात उन्हें फ़रार कराने का इरादा कर लिया। इमरान उनके लिए रात का खाना मामूल से कुछ देर बाद ले गया। कुछ वक्त वो उनके पास बैठा रहा, फिर बर्तन उठाए और राजमहल के मुहाफ़िज़ों वगैरह के सामने से गुजरा। कहीं रुका, कहीं गपशप लगाई और सबके सामने यूं बाहर निकला जैसे वो अपने घर को चला गया हो, मगर वो सिर्फ बाहर निकला था, अपने घर नहीं गया था। वो उस तरफ चला गया जिधर बाग था, वहाँ रात को कोई नहीं होता था। बाग और राजमहल के अहाते के दरमियान दीवार थी जो इतनी बुलंद थी कि अकेला आदमी उसे नहीं फलांग सकता था। दिन के वक्त इमरान ने दोनों कैदियों को कमरे की खिड़की से ये दीवार दिखा दी थी। उसने एक दरख्त भी उन्हें दिखाया था जो दीवार से बाहर था और उसकी टहनियाँ दीवार पर आई हुई थी। मुकर्रर किए हुए वक्त के मुताबिक निज़ाम ओरेज़ी और बल्खी अपने कमरे से निकले और छुपते छुपाते कमरे से दूर चले गए। राजमहल में तो जैसे रात आई ही नहीं थी। मुलाजिम इधर उधर भाग दौड़ रहे थे। महल के अंदर रक्स हो रहा था। साजों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। सजी सजाई घोड़ा गाड़ियाँ आ रही थीं। शायद दूसरी रियासतों के महाराजे भी आए हुए थे और हर तरफ जश्न का सा समा था। बाहर भी जगह जगह बड़े शोलों वाली मशलें जल रही। ओरेज़ी और बल्खी के लिए ये मशलें मुश्किल पैदा कर रही थीं। वो दीवारों की ओट में जाने की कोशिश कर रहे थे। अहाते की दीवार की वो जगह अभी दूर थी जहाँ उन्हें पहुँचना था। वो जिधर जाते कोई न कोई आदमी सामने से गुजरता हुआ नजर आ जाता, लेकिन वो इस अंदाज से चल रहे थे कि किसी को भी उन पर शक न हुआ। वो उस मकाम तक पहुँच गए। इमरान बिलाजरी की हिदायत के मुताबिक ओरेज़ी ने एक पत्थर उठाकर दीवार पर आहिस्ता आहिस्ता 2-4 मरतबा मारा। उसके फ़ौरन बाद दीवार के अंदर एक रस्सा आया। दोनों कैदी बारी बारी रस्से से ऊपर चढ़ गए। इमरान बिलाजरी ने नीचे से आवाज़ दी, रस्सा बाहर फेंक दो और इस दरख्त से नीचे आ जाओ। दोनों ने बारी बारी दरख्त की टहनियाँ पकड़ी और झूलते हुए दीवारों से परे चले गए। उन्होंने टहन को पकड़ा और नीचे उतर गए। उन्होंने रस्सा उठाकर लपेटा। इमरान उनके लिए लंबे लंबे चोगे ले आया था जिनमें वो कंधों से टखनों तक ढांपे गए थे। राजमहल के बाहर की दुनिया तो बिल्कुल सोई हुई थी। तीनों इत्मीनान से ख़तरे के इलाके से दूर चले गए और इमरान उन्हें अपने घर ले आया। ओरेज़ी ने घर पहुंचकर कहा, यहाँ से हमें जल्दी निकल जाना चाहिए। घोड़ों का इंतज़ाम हो सकता है क्या इमरान? तो उसने जवाब दिया, तुम यहाँ से इतनी जल्दी नहीं जा सकोगे। सुबह जब राजा जयपाल को तुम्हारे फ़रार की इत्तला मिलेगी तो वो तुम्हारे ताक़ुब का हुक्म देगा। हो सकता है वो तुम्हारे फ़रार की परवाह ही न करे और ये भी हो सकता है कि वो शहर की तलाशी ले और तुम्हारे ताक़ुब का हुक्म दे दे। मुझे कल उसका रद्द-ए-अमल मालूम करना है। मैं तुम्हें इसके मुताबिक यहाँ से निकालूंगा या कुछ दिन फिर यहीं पर छुपाए रखूँगा। निज़ाम ओरेज़ी और कासिम बल्खी जासूस नहीं थे, फ़ौज के आला ओहदेदार थे, मैदान के मुजाहिद थे और शबखून मारने की महारत रखते थे। बिलाजरी एक तजर्बाकार जासूस था, इसलिए उसकी सोच इन दोनों से मुख्तलिफ थी। उसने उन्हें कहा, अगर तुम्हें यहाँ ज़्यादा दिन रुकना पड़ा और राजा जयपाल ने कूच में जल्दी की तो हम तीनों इसके किसी एक न एक ज़ख़ीरे को आग लगा देंगे। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? निज़ाम ओरेज़ी ने पूछा।
इमरान ने जवाब दिया, क्या मुमकिन नहीं हो सकता? ये काम उस राजा के दूसरे हमले से पहले भी हो सकता था, मगर यहाँ जो आदमी थे वो आपस में लड़ मरे और उनकी लाशों के साथ एक लड़की की लाश भी मिली थी। उनकी आपस की लड़ाई शायद यही थी। हम इतने नाकाम हुए कि गजनी बरवक्त इत्तला न भेज सके और इसने हमला कर दिया। निज़ाम उरैज़ी ने कहा, तुम भी तो एक लड़की के चक्कर में पड़ गए हो। इमरान ने फ़ौरन जवाब दिया, लेकिन मैं अपने फ़र्ज़ को इस चक्कर में नहीं डालूँगा। मैं एक लड़की पर गज़नी की सल्तनत को कुर्बान नहीं करूँगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं तुम दोनों को इस लड़की पर कुर्बान कर, लेकिन ये इंतज़ाम ज़रूर करूँगा कि राजा जयपाल का लश्कर जब गज़नी पर हमले के लिए जाए तो गज़नी से दूर पेशावर के करीब गज़नी की फ़ौज राजा जयपाल का इस्तकबाल करे। मेरे पास खबर भेजने का इंतज़ाम मौजूद है। सोचने की बात यह है कि सुल्तान महमूद पूरी फ़ौज की कमान कर सकेगा या नहीं। उधर गज़नी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और तमाम मुसलमान रियासतों ने सुल्तान महमूद गज़नवी पर हमला करने की ठान रखी थी। राजा जयपाल का जासूसी निज़ाम ना होने के बराबर था। उसे सिर्फ ये इत्तला मिली थी कि सुबुक्तगी फ़ौत हो गया है। गज़नी के दीगर हालात का उसे बिल्कुल इल्म नहीं था। अगर वो उस वक्त हमला कर देता जब सुल्तान महमूद खाना जंगी में उलझा हुआ था तो वो अपने मकसद में कामयाब हो सकता था। ये अल्लाह का करम था कि उस दुश्मन की आंखें और कान बंद रहे। इमरान रात को गज़नी के दोनों कैदियों निज़ाम उरैज़ी और कासिम बल्खी को अपने घर ले गया था। अगली सुबह वो हस्ब मामूल राजमहल के अहाते से के उस कमरे में जहाँ ये दोनों कैदी रहते थे नाश्ता लेकर गया और कमरा खाली देखकर दरवाजे में बैठ गया। उसने 3-4 मुलाजमों से पूछा कि कैदी कहाँ चले गए हैं। किसी को मालूम नहीं था। वो दरवाजे के सामने टहलता रहा और फिर कुछ देर के बाद राजा जयपाल का बुलावा आ गया। इमरान बिलाजरी ने बताया कि वो नाश्ता लेकर आया तो कैदी यहाँ नहीं। राजा जयपाल ने गुस्से से कहा, मुझे इन मुसलमानों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मैंने उनके कमरे के बाहर से पहरा हटाकर बहुत बड़ी गलती की है। वो शहर में नहीं हो सकते। ऐसा करो, तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दो। पेशावर की तरफ सवार दौड़ पेशावर से गज़नी की तरफ निकलने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी करने के लिए कासिद रवाना कर दो। उसके वज़ीर ने कहा, महाराज, 2 कैदियों के फ़रार से क्या नुकसान हो गया है? आपकी तवज्जो कूच की तैयारी पर रहनी चाहिए। 2 कैदियों के लिए इतनी ज़्यादा नफरी को इधर उधर दौड़ाना मुनासिब मालूम नहीं होता। राजा ने कहा, उनके फ़रार का मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने तो उनसे वो सब कुछ मालूम कर लिया है जो मैं मालूम करना चाहता था। मैं अब सिर्फ उन्हें सज़ा देना चाहता हूँ। उन्हें पकड़ने का जल्दी बंदोबस्त करो। इसके साथ ही राजा जयपाल को ये खबर सुनाई गई कि इंसानी कुर्बानी के लिए एक लड़की मुंतखब कर ली गई है और तकरीबन 15 दिनों बाद इसकी गर्दन काट कर इसके खून का तिलक राजा के माथे पर लगाया जाएगा। राजा को ये भी बताया गया कि अब वो जब चाहे गज़नी पर हमला करने के लिए कूच कर सकता है। फतह उसी की होगी। राजा ने कहा, हम बहुत जल्द कूच करेंगे। शाम को जब इमरान अपने घर आया तो वो मुतमईन था और खुश भी, क्योंकि उस पर किसी को शक भी नहीं हुआ था। उरैज़ी और बल्खी उसके पीछे पड़ गए कि वो उन्हें जल्दी यहाँ से निकाले। इमरान ने उन्हें बताया कि वो अब कई दिनों तक इस कमरे से नहीं निकल सकेंगे क्योंकि शहर के इर्द गिर्द नाकाबंदी हो गई है। इतने में दरवाजे पर मखसूस किस्म की दस्तक हुई तो इमरान बिलाजरी ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे दोस्त आए हैं, कोई ख़ास खबर लाए होंगे। उसने जाकर ड्योढ़ी का दरवाज़ा खोला। 2 आदमी अंदर आए। इमरान ने दरवाज़ा बंद करके जंजीर चढ़ा दी। उन दोनों को वो उरैज़ी और कासिम बल्खी के कमरे में ले आया और उनका तारफ़ कराया। ये दोनों आदमी पंजाब के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि राजा जयपाल बहुत जल्दी कूच कर रहा है। अब 2 काम करने हैं। एक ये कि किसी को गज़नी रवाना करना है जो वहाँ राजा जयपाल के कूच की कबल अज़ वक्त इत्तला पहुँचा दे। दूसरा काम ये करना है कि शहर के बाहर तमाम फ़ौजों की रसद, उनके खैमे और बैलगाड़ियाँ जमा हैं। आज इस ज़ख़ीरे में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। अब हमें इस ज़ख़ीरे को आग लगानी है। उन्होंने बताया कि हमारे 20-25 घुड़सवार जासूस मुसाफिरों के भेस में लाहौर के मुज़फ़्फ़ात में पहुंच गए हैं। वो इकट्ठे नहीं आए, एक दूसरे से दूर रहे हैं ताकि किसी को शक न हो। लाहौर के आदमियों को सिर्फ इत्तला देनी ज़रूरी थी। फ़ौजी साजो सामान के इस ज़ख़ीरे में जो राजा जयपाल ने गज़नी पर हमले के लिए लाहौर के मुज़फ़्फ़ात में ढेर कर रखा था, जल्दी आग पकड़ने और फैलाने वाले ढेर खैमों के थे। ये हज़ारहा खैमे थे जिन्हें लपेट कर ढेरों की सूरत में रखा गया था। फ़ौज के साथ रसद ले जाने के लिए बैलगाड़ियाँ भी थीं। ये एक दूसरी के साथ लगाकर खड़ी कर दी गई थी। इसके अलावा और भी बेअंदाज़ा सामान था जो कमोबेश 1.5 मील लंबे और 4-5 फरलांग चौड़े रकबे पर पड़ा हुआ था। इस रकबे में
दरख्तों की बहुतात। राजा जयपाल को जल्दी कूच करना था, इसलिए ये सामान तैयारी की हालत में बाहर ही पड़ा रहने दिया गया। इस पर पहरे का मामूली सा इंतजाम किया गया था। गश्ती संतरी घोड़ों पर इसके इर्द गिर्द घूमते फिरते रहते थे। ऐसा वाक़या पहले कभी हुआ ही नहीं था कि फौजी सामान को किसी ने नुकसान पहुंचाया हो या कोई सामान चोरी हो गया हो। ख़तरा सिर्फ मुसलमानों की तरफ से था, लेकिन मुसलमानों की आबादी आटे में नमक के बराबर थी। उन्हें हिंदू अपना ज़रख़रीद ग़ुलाम समझते थे। ये तो राजा जयपाल को मालूम था कि इसकी रियासत में गज़नी के जासूस मौजूद हैं, लेकिन उसे ये गुमान भी नहीं हुआ था कि मुसलमान उसकी जंगी क़ुव्वत को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी खुशफहमी में मुब्तला होकर उसने इतने बड़े फ़ौजी ज़ख़ीरे की हिफाजत का वो इंतज़ाम नहीं किया था जो उसे करना चाहिए था। ये सारा ज़ख़ीरा हिंदुओं की खून पसीने की कमाई था, लेकिन इसको नुकसान पहुंचाने वाले मुसलमान जासूस लाहौर पहुंच चुके थे। वो आतिश नमरूद में कूद जाने वाले आशिकान रसूल थे। वो इस नज़रिए के कायल थे कि अपने दुश्मन बादशाह का तख्ता उलटने के लिए बादशाह होना ज़रूरी नहीं होता, और फ़ौज को नुकसान पहुंचाने के लिए फ़ौज ही की ज़रूरत नहीं होती। ईमान मजबूत हो तो मजबूत किले भी सर किए जा सकते हैं। वो उस मज़हब के सरफरोश थे जो मोहम्मद बिन कासिम की सरजमीन से इस धरती में लाया था। वो हिंदुस्तान में इस्लाम के टमटमाते हुए चिराग के परवाने थे जो उसे अपने खून से जलता रखने का अज़्म किए हुए थे। इनके दो साथी शाम को इमरान बिलाजरी को ये इत्तला दे गए थे कि रात को वो इस ज़ख़ीरे को आग लगाने का काम करेंगे। वो गरीबाना से कपड़ों में मलबूस ज़रिए माश की तलाश में मारे मारे फिरने वाले मुसाफिर लगते थे। रात को जब सारा शहर सो गया तो वो शहर से दूर एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने इस मकसद पर जिसकी खातिर वो आए थे जाने कुर्बान करने का हल्फ उठाया। एक दूसरे से हाथ मिलाए और एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहा, क्योंकि उन्हें एक दूसरे को दोबारा देखने की उम्मीद नहीं थी। वो जिंदा वापस जाने के लिए नहीं आए थे। घोड़े कुछ दूर बांध कर वो 1.5 मील लंबे ज़ख़ीरे की मुख्तलिफ अतराफ़ की को दो दो होकर फैल गए। उनके पास छोटे छोटे मशकीज़े थे जो मुसाफिर अपने घोड़ों और ऊँटों के साथ पानी के लिए रखते हैं, मगर उनके मशकीज़ों में पानी नहीं बल्कि तेल था, और उनके पास आग लगाने वाला सामान भी मौजूद था। एक जगह से 2 घुड़सवार संतरी आगे चले गए तो 2 जांबाज पेट के बल रेंगते हुए आगे गए और खैमों के 2 ढेरों के दरमियान जाकर रुक गए। उन्होंने मशकीज़ों के मुंह खोले और तेल खैमों के ढेरों पर छिड़क दिया। इससे पहले कि संतरियों को तेल की बू आती उन्होंने आग लगा दी। ऐन उसी वक्त एक और जगह से शोला उठा। संतरियों ने शोले देखे तो उन्होंने घोड़ों को एड़ लगा दी। वो आग की दोनों जगहों तक आए तो कई और जगहों से भी आग खिंचने लगे। 4 जांबाजों ने बैलगाड़ियों पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। इससे पहले कि संतरी जान सकते कि ये आग कैसे लगी, आग लगाने वाले दूर निकल गए और अपने घोड़ों तक पहुंचे और शोलों की रोशनी से दूर रात की तारीकी में। व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।